शर्मा जी, नरेश उपाध्याय जी और देवेंद्र शर्मा जी से निवेदन करूंगा माननीय एमएलसी साहब को साथ लेकर के बड़ी बाला से स्वागत करेंगे। माननीय ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु जगदस्वामरुताः तस्मै माननीय सांसद जी को, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को बुक्का भेंट करेंगे। सबके नागरिक हमारे जिलाध्यक्ष ब्राह्मण समाज की सबसे
धन्यवाद मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आगे समय आए कृपया और निर्वेद मुख्यमंत्री को कोटा देकर स्वागत करें। ये सबके वाला कार्यक्रम रोक दे प्लीज। अभिषेक बीजेपी छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज कृपया रविंद्र बाबू जी लाते हैं कि मुझे बताने का करते हैं और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है जो बीजेपी छोड़कर आज यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी सब लोग बैठने का बैठा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को शीघ्र हाथरस में जाना है। आज 27 तारीख का माननीय बैठने में गए हैं और ये सब लोग पैसा बनाए सब लोग पैसा बनाने में सहयोग करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सतीश चंद्र मिश्रा जी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर आज ये 27 बजला है उसके बाद 28 में विजय शर्मा जी से निवेदन करो। विजय शर्मा जी और मैं माननीय नरेंद्र जी अपने मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे आए हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर कुर्सी में बहुजन समाज पार्टी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे भाइयों ये गुलदस्ता भाई का आज अब ये बात महामंत्री जी है। हर कोई मुख्यमंत्री महोदय के सामने आना चाहता है, स्वीकार करता है और हम भी चाहते हैं कि सबका सम्मान हो। रवि शर्मा जी बैठाइए, आप उपाध्याय जी अध्यक्ष को सबको बैठाइए। आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचारों को सुनना चाहते हैं तो हम अपने माननीय मंत्री जी को सुनेंगे। स्वागत की बेला सभी लोग बैठे हैं। ये जोश, ये उत्साह और ये जो आप लोगों ने ताकत दिखाने का कार्य किया है, मुझे तो गाजियाबाद बुलंदशहर आज नोएडा में खड़े होकर के आप सब लोगों को देखने का मौका मिल रहा है और जो आप लोग की नजरों में, जो आप लोग की आंखों में जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसको प्रभाव करके समाज के लोगों 2022 में हमको शुरू करके बता देना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को उत्तर प्रदेश की किसानी का हाथ बताने का आप सब लोग तैयार रहिएगा, हम लोग भी तैयार हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मैं अब आपके और मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बहुत देर तक बात नहीं करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है और मैं ये अनुरोध करके अपना स्थान दूंगा कि कृपया करके आप लोग इनके विचारों को बहुत मुख्यमंत्री महोदय के विचारों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उनको इस प्रांगण में छोड़ करके मत जाइएगा। उसको अपने साथ अपने अपने घरों को, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने गाँव में घर घर पहुंचाने का काम करेगा ताकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की वास्तविकता हम ब्राह्मण समाज के एक घरों में पहुंच जाए और हम लोग 2022 में इनको सूद समेत बदला लेते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर हो जाए और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री महोदय बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं,
और बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा है। श्री हमारे जिला अध्यक्ष जी सुबोध पराशर जी जो कि एमएलसी रहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, श्री देवेंद्र शर्मा जी पूर्व प्रभारी नोएडा, श्री विनोद भारद्वाज जी अध्यक्ष महानगर नोएडा, श्री हरेश शर्मा जी पूर्व चेयरमैन बिलासपुर, पंडित राकेश शर्मा जी चेयरमैन बिलासपुर, राणा मुखर्जी सचिव महानगर नोएडा, नरेश उपाध्याय जी, दीपक शर्मा जी अध्यक्ष बार एसोसिएशन, रवि शर्मा जी पूर्व नगर अध्यक्ष, कर्नल हरिशंकर शर्मा जी, श्रीमती कमलेश शर्मा जी अध्यक्ष प्रधान संगठन, पंडित राजकिशोर शर्मा जी, श्याम किशोर शुक्ला, हरिओम शुक्ला जी, उमेश शर्मा जी जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्री तथा यहाँ पर हमारे साथ में जो पूर्व में नोएडा से चुनाव भी लड़े थे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लोकसभा का नागर जी नकुल दुबे जी जो पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पर सभी सम्मानित साथियों और मीडिया के बंधुओं भाइयों, यह आज हमारी 26वीं मीटिंग है। 26वें जिले में हम लोग 25 जिले जाने के बाद आज नोएडा में 26वें जिले पर आए और इसके बाद हमको हाथरस पहुंचना है आज ही, तो मैं इसके बाद 27वीं बैठक होगी। हम लोग उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई से हम लोगों ने अपना कार्यक्रम शुरू किया और ये गोष्ठियां जो हम लोगों ने शुरू की हैं ये अनवरत अभी चलती रहेंगी जब तक कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले की गोष्ठी नहीं कर लेंगे, तब तक हम लखनऊ इन गोष्ठियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ये आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका असली चेहरा आपके सामने और इस प्रदेश के सामने लाने की हम लोग गोष्ठी के द्वारा हम लोग ये कार्य करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार और उनका चेहरा वो सबने देखा किस तरीके से 2003 और 2007 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन देकर के और उनकी सरकार बनवाने के अल्पमत की सरकार थी, उनके पास गिनती के सीटें नहीं थी लेकिन उनकी सरकार बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने तब बाहर से समर्थन देकर के करने का काम किया। और किस तरीके की सरकार चली थी 2003 से 7 में ये सबने देखा। 3 से 7 में जो पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया राज था, ठेकेदारी थी, लोगों को ठेकों में उठवाने का काम था और हफ्ता वसूली चरम सीमा पर पहुंच चुकी। महिलाएं सुरक्षित नहीं, लड़कियां सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं, बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं, जो लोग काम धंधा कर रहे थे वो सुरक्षित नहीं। नोएडा ऐसे शहर में लोग यहां से अपना धंधा बंद करके बाहर पलायन करने लगे थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे थे। आपको याद होगा आपके इस जिले में भी हम आए थे। हर जिले में जैसे इस बार जा रहे हैं उस बार भी हम लोग गए थे और हर जिले में जाकर के जो समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी उसका असली चेहरा सामने लाने का काम हम लोगों ने किया था। जिस तरह से इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी आपके सामने लाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से उस समय जब परम सीमा पर गुंडा राज चल रहा था तो बहन मायावती जी की याद पूरा प्रदेश करने लगा, क्योंकि बहन मायावती जी वो है जो कानून द्वारा कानून का राज चलाती है और उसमें फिर भेदभाव नहीं करती है। ये नहीं देखती है कि ये हमारा है, ये अपना है, ये पराया है, ये हमारी पार्टी का है, ये दूसरी पार्टी का है। फिर वो कोई भी हो, अगर उसने अपराध किया है तो उनके लिए वो अपराधी है, और चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी क्यों ना हो। जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, 15 दिन हुए थे सरकार बने हुए, लेकिन हमारी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उन्होंने अपने हाथ में कानून लेने का काम किया था। तो बहन मायावती जी ने जो झोपड़ियों पे उन्होंने बुलडोजर चलाया था उसके जवाब में
उन्होंने अपने घर तक बुलाकर लखनऊ में वहां से उनको जेल के पीछे भेजने का काम किया। पूरे 5 साल तक जेल में रखा था। इसी प्रकार से 2 मंत्रियों ने अपने हाथ में कानून लेने का काम किया था, तो बहन मायावती जी ने उनको भी जेल की सलाखों के पीछे रखा था। तो जब अपनों को नहीं छोड़ा था तो दूसरे लोगों को पहले से मालूम पड़ गया था कि अब यहां पर ये धंधे नहीं चलेंगे। लेकिन याद करिए कि वो सरकार बनाने के लिए हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी, आपके बीच में आना पड़ा। ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश में है वो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा संख्या में 16% ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में, 16% ब्राह्मण समाज 25 करोड़ में हिसाब लगा लीजिए 3 करोड़ के ऊपर होता है। लेकिन 2002 का जब चुनाव हुआ था, जब नतीजे आए थे तो ब्राह्मण समाज 0 पर पहुंच गया। 5 और 6 एमएलए रह गए थे ब्राह्मण समाज के खाली उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जब बहन मायावती जी ने हमको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और जब हमने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा किया तो उन्होंने हमको राज्यसभा में भेजने का काम किया। उसके बाद हमने भी ब्राह्मण समाज के बीच में जाने का काम किया। बहन मायावती जी की इजाजत के साथ हमने उनसे कहा, उनके सामने स्थिति रखी ब्राह्मणों की, तो उन्होंने कहा कि हम आपको खुली छूट देते हैं, जाइए अपने समाज के बीच में जाकर उनसे बात करिए और उनको बताइए कि वो आज इस स्थिति पर क्यों पहुंच गए हैं और ये भी बताने का काम करिए कि इस स्थिति से उनको कैसे बाहर से निकल सकते हैं। हम आपके बीच में आए, पूरे प्रदेश में गए और हमने बहुत बातें की थी, लेकिन 1-2 बातें खाली आपको याद दिलाना चाहते हैं। हमने कहा था, क्योंकि वो आज भी लागू हो रही है, हमने कहा था कि आज आप 0 पर इसलिए पहुंच गए क्योंकि इसके जिम्मेदार हम और आप मिलकर हैं। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज कहलाता है। समाज को एक साथ लेकर चलने की उसके अंदर क्षमता होती है और उसका दायित्व भी होता है कि सबको साथ में लेके चलो, भाईचारा बना के चलो और समाज को सही रास्ता में दिखाने का काम करो, सब समाज को। लेकिन ब्राह्मण समाज भटक गया, वो आपस में ही झगड़ा करने लगा, अपने ही बारे में सोचने लगा, स्वयं के बारे में सोचने लगा कि हमको क्या मिलेगा, हमें अगर ये मिलेगा तब तो हम कुछ करेंगे, हमें नहीं मिल रहा तो हम क्यों करें। समाज को भूल गया और इसीलिए हमने कहा था कि आप पहले अपने आप के बारे में सोचना बंद करिए, समाज के बारे में सोचिए और फिर आपस का बंटवारा खत्म करिए, एक साथ इकट्ठा होइए, अपने अंदर की ऊंच नीच खत्म करिए कि हम तो 20 बिस्वा ब्राह्मण है, हम तो 16 बिस्वा है, ये तो 12 बिस्वा है, हम तो कानकुब्ज है, सनाट है, सरजूपाली है, त्यागी है, राय है, ये सब छोड़ करके आप अपने आप को ब्राह्मण समाज ब्राह्मण के नाम से जानिए और जिस दिन ब्राह्मण के नाम से जानने लगेंगे उसी दिन आप देखेंगे कि आप 16% हो गए और जब 16% हो गए तो हर कोई आपकी तरफ देखने लगेगा। लोग इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, एकत्रित हुए और हम पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज हमारे साथ इकट्ठा होकर जब एकत्रित हुए तो उसके बाद आपने देखा है कि हमने ब्राह्मण समाज के लोगों से ये कहा कि आप इकट्ठा तो हो गए, एकत्रित हो गए, लेकिन ये गलतफहमी भी ना रहे कि हम तो 16% हो गए, हम तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। 16% में रह करके आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक सीट भी जीत नहीं सकते। एक सीट जीतने के लिए आपको 30% से ऊपर चाहिए। तो इसलिए भाईचारा बनाइए और भाईचारा बनाइए किसके साथ? हमने कहा सबसे पहले भाईचारा बनाने का काम करिए हमारे जो दलित समाज के भाई बहन हैं जो कि 23% हैं और जिनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़ा समाज, पिछड़ा वर्ग, ये सब पहले से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भाईचारा बनाइए और जैसे ही आप उनके साथ भाईचारा बनाएंगे तो आपको 40% पहुंच जाएंगे। अकेले आप दोनों ही मिलकर के इतने इकट्ठा होकर भारी हो जाएंगे कि हर सीट पर आप भारी पड़ने लगेंगे और हर सीट को जीतने की ताकत आप रखने लगेंगे। लोग इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, एकत्रित हुए, अपनी ताकत दिखाई, भाईचारा बनाया और जब भाईचारा बनाया तब हमने जो है 9 जून 2005 को
लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें कि 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। 48 डिग्री टेम्परेचर था। बहन मायावती जी को हमने मुख्य अतिथि बुलाया था। बहन मायावती जी जब मंच पे आई 11,000 ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंखनाद करके उनका स्वागत किया। उसके बाद जब हमने बहन मायावती जी को गणेश जी की प्रतिमा दी तो उन्होंने हाथ में लेकर के और सीधे माइक पर गई थी और उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु गणेश है। और ये बात कह करके उन्होंने अपनी बात शुरू की। और ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके बहन मायावती जी ने उस दिन अपनी पार्टी का वर्षों बरस पुराना नारा भी बदल दिया था। जो नारा चला आ रहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उन्होंने उस नारे को बदल दिया और नया नारा दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उसी के तहत में उन्होंने फिर ब्राह्मण समाज के लोगों को बढ़ चढ़ करके जहां 40 सीटों पर चुनाव हुए थे पिछली बार, उन्होंने 85 सीटों पर उतारने का काम किया। और ब्राह्मण समाज चूंकि इकट्ठा हो गया था, हमारे भाईचारा बना लिया था, तो दलित समाज के हमारे भाई बहनों ने हर बार की तरह से उन्होंने एक साथ इकट्ठे होकर के और अपना वोट जिस भी समाज का कोई खड़ा था, चाहे वो ब्राह्मण समाज का भी खड़ा था, उन्होंने अपना वोट देने का काम किया। और उसका नतीजा निकला कि जहां 3 सीटों पर जीते थे, 3 सीटों से बढ़ करके हम लोग 45 सीटों पर ब्राह्मण समाज के लोग चुन करके गए थे। लेकिन एक तरफा मामला नहीं था। ब्राह्मण समाज ने जब भाईचारा बनाया तो उन्होंने भी जो सुरक्षित सीटें थी उन सुरक्षित सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी और तन मन धन से उन सीटों को जिताने की योजना बनाई और जिताने का भी काम किया। जब गिनती गिनी गई तो जहां 16 सीटें जीते थे हम लोग सुरक्षित सीटों पर पिछली बार, हम लोग जब 2007 की गिनती हुई तो अगर 45 ब्राह्मण समाज के जीते तो 62 लोग जो थे वो हमारे सुरक्षित सीटों में हमारे दलित समाज के भाई बहन जीत करके आए थे। और दोनों ने मिलकर के ही आधे से ज्यादा तो पार करने का काम कर दिया था और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने का काम फिर उसके बाद हुआ। जब सरकार बन गई तो बहन मायावती जी ने जो वादा किया था ब्राह्मण समाज से, वो उससे पीछे नहीं हटी बल्कि वो और आगे बढ़ गई। जितनी हमें उम्मीद नहीं थी, उन्होंने कहा था उस दिन कि हम ब्राह्मण समाज का खोया हुआ मान सम्मान लौटाने की जिम्मेदारी लेते हैं। हमने नहीं सोचा था कि ब्राह्मण समाज को वो इतना बढ़ चढ़ करके देने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने दिया। जब सरकार बनी तो 15 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रालय उन्होंने जो महत्वपूर्ण वाले थे ब्राह्मण समाज के लोगों को दिया। नकुल दुबे भी आपके बीच में बैठे हैं, उनको 6 मंत्रालय उन्होंने देने का काम किया था। इसी प्रकार से उन्होंने 35 से ज्यादा लोगों को ब्राह्मण समाज के उन लोगों को उन्होंने जो हमारे साथ में शुरू से और अंत तक लगे रहते उनको उन्होंने मंत्री का दर्जा देते हुए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए उन्होंने उसके बाद उनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मण समाज के एमएलसी बनाए। श्री सुबोध पराशा जो तब से आपके सामने खड़े हुए थे, ये भी उनमें से एक एमएलसी थे जिनको उस समय बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया था। विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया। महाधिवक्ता, मुख्य सचिव, डीजीपी, एडिशनल डीजीपी और जितने भी उसके नीचे अधिकारी थे उन सबको ब्राह्मण समाज के लोगों को अच्छी पोस्टिंग पर उन्होंने देने का काम किया। और इतना ही नहीं, 5,000 से ज्यादा सरकारी वकील उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो जिले की अदालतें थी उसमें उन्होंने उनको बैठाने का काम किया और उनका महकाना 10 गुना बढ़ा करके और उनको उन्होंने वकीलों को जिला की अदालतों में भी और उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ में उन्होंने बैठाने का काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा में आधा दर्जन लोगों को
उन्होंने वहां पर भेजने का काम किया, ब्राह्मण समाज के लोगों को एमपी बना के भेजने का काम किया। उन्होंने 6 से ज्यादा लोगों को जितवा करके भी भेजने का काम किया। उन्होंने राज्यसभा में हमको अपनी पार्टी का लीडर बनाया, तो उन्होंने लोकसभा में भी उपनेता ब्राह्मण समाज का बनाने का काम किया। ये सारे कार्य उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए उनका मान सम्मान और स्वाभिमान लौटाने के लिए किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के साथ में क्या हुआ? उनका तो शुरू से जो रहता है देश ब्राह्मण समाज के बारे में और दलित समाज के बारे में, वो बदल नहीं सकता कभी, और वो उस समय भी नहीं करता। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो हरी सभा में कह दिया था कि ब्राह्मण समाज के लोगों का कोई काम नहीं करना है, इनका कोई काम नहीं किया जाएगा। उसके बाद अखबारों में छप गया था। जब अखबारों में छपा तो उसको लीपा पोती उन्होंने करने का काम किया। लेकिन किस तरीके से बेइज्जत किया उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को। याद करिए, राजाराम पांडे जी उनके अपने खुद के मंत्री थे और उनको भी इतना बेइज्जत किया, मंत्रालय भी छीना, बेइज्जत भी किया, और अपने घर जब पहुंचे तो इतनी बेइज्जती वो महसूस थी जो उसका वो नहीं झेल पाए और उनका हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु भी हो गई। याद करिए नीरज मिश्रा का, किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में नाराजगी जरा सी हो गई थी, कन्नौज का पता था, अखबारों में मैगजीनों में आपने भी देखा होगा उस समय उसका सर कटवा करके और उसके बाद लखनऊ घुमाने का काम किया। ये भी उस समय किया गया। तो इस तरह की समाजवादी पार्टी की सरकार को दोबारा से हम लोग ले आए, और जब लेके आए तो पछतावा करने लगे कि अब क्या करें। भूल गए कि हमने जो पिछली सरकार की थी, बहन मायावती जी की, उस सरकार में बहन मायावती जी ने क्या क्या नहीं उत्तर प्रदेश में किया था, विकास की छड़ी लगा दी थी। नोएडा, आज मैं नोएडा को आज पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रखता है। याद रखिए, नोएडा की देश किसकी है? नोएडा में बहन मायावती जी का जितना भी विकास होता है, जैसे लखनऊ में नोएडा में बहन मायावती जी का ही विकास होता है, जिसकी नकल बाहर से आके लोग विदेशों से भी करने की कोशिश करते हैं कि नोएडा में जिस तरह का बहन मायावती जी ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया, इसकी नकल करी जाए। लेकिन इसी तरीके से चाहे वो यहाँ की इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो यहाँ के उद्योगपति हो, वो सब सुरक्षित थे। वो उस समय अपना उद्योग लगा करके और अपना आराम से काम करते थे। यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जो कि इंटरनेशनल, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी है, जहाँ के बच्चे आज बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी देने का काम किया। यहाँ पर हॉस्पिटल दिया, जो कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना के देने का काम किया, जो कि उसके बाद दोबारा किसी भी सरकार ने इस तरह का यहाँ पर देने का कोई काम नहीं किया। लड़कियों का स्कूल, डिग्री कॉलेज, सभी चीजें उन्होंने नोएडा में तो इतना डेवलपमेंट किया, इतना आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो पार्कों से सौंदर्यीकरण हो, चाहे जिस तरीके से हो, एक अपने आप में नोएडा को उन्होंने देश में और विदेशों में भी उसकी एक स्थान बनाने का काम किया। बहन मायावती जी ने इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया। उन्होंने 29,000 से ज्यादा गांव जो डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक के डॉक्टर अम्बेडकर गांव थे, उनका विकास करने का काम किया, समग्र विकास किया। वहां पर खाली एक दो चीजें नहीं, समग्र विकास करने का काम किया। उन्होंने 28,000 प्राइमरी स्कूल, नए स्कूल बनाने का काम किया। उन्होंने लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग से स्कूल बनाने के काम किए पूरे प्रदेश में, हर जिले में। उन्होंने 5,000 से ज्यादा जो थे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्कूल बनाने का काम किया। 6 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की 6 यूनिवर्सिटी देने का काम किया। उन्होंने लखनऊ में विकलांगों के लिए यूनिवर्सिटी थी, जो कि विश्व में अपने आप में एक ही यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जहां पर विकलांग लोग पढ़ते हैं, वो लखनऊ में। पहली यूनिवर्सिटी आपकी फारसी की, उत्तर प्रदेश की, बहन मायावती जी ने लखनऊ में देने का काम किया। उन्होंने हर तरफ से हर समाज के लिए उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, और जो भी बन सकता था, जो वादा उन्होंने किया था कि सब जन हिताय, सब जन सुखाय, उसी को लेकर के वो आगे बढ़ी और उन्होंने हर समाज को अपना उचित स्थान और योजना बना करके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। जहां 2-2 घंटे की बिजली आती थी,
6000 मेगावाट बिजली खाली उत्तर प्रदेश में होती थी। 17 वर्षों से कोई कारखाना नहीं लगा था बिजली बनाने का। बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में 1-2 नहीं 7 कारखाने बना के और उनको चालू भी करने का काम किया। 6000 से और 13,000 मेगावाट पे पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम किया। कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया। महिलाएं, लड़कियां हम लोगों की घर से निकलने में हिचकती नहीं की। वो जानती थी कि हम अगर घर से 12 बजे भी निकलना पड़ गया तो हमें कोई डर नहीं है, कोई हमें बदनीयती से आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उस तरीके से नहीं कि नोएडा में ही पत्रकार को मार दिया गया, वो छेड़छाड़ रोकने की कोशिश कर रहा था। सरेआम यहाँ पर छेड़छाड़ होती है, लोगों को महिलाएं असुरक्षित रहती है, उसकी हत्या कर दी गई। कितने किस्से आपके नोएडा में हो गए, लखनऊ में हो गए, पूरे प्रदेश में हो गए। हर 2 घंटे में एक महिला का उत्तर प्रदेश में रेप होता है। ऐसा प्रदेश इस समय बना हुआ है। जैसे समाजवादी पार्टी में था वैसे ही आज है। और बहन मायावती जी के समय उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित थी। वो जानती थी कि हमारे पर कोई निगाह में गलत नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी है और किसी की मजाल नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले ले। आज की सरकार देखिए क्या हो रहा है। आज की सरकार में दिन दहाड़े लोगों को, महिलाओं को उनका उत्पीड़न, रेप हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है, गोली मारी जा रही है, शूट आउट के नाम पे, एनकाउंटर के नाम पे हत्याएं हो रही हैं। और 1-2 नहीं सैकड़ों की संख्या में। और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। और उसमें किसके ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं ये भी देखने की कोशिश करिए। ब्राह्मण समाज और दलित समाज के ऊपर खास तौर से हो रहा है। किस तरीके से हाथरस में जहां आज हम जा रहे हैं, हमारी एक बैठक है, किस तरीके से वहां हमारे दलित समाज की एक बेटी के साथ में पहले रेप होता है और उसके बाद जब उसकी जान चली जाती है तो उसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, मीडिया को भी दौड़ा के भगा दिया जाता है, लोगों को हटा दिया जाता है। और लखनऊ से निर्देश होता है कि देखो हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग। वहां जिला मजिस्ट्रेट से कहा जाता है कि अपनी निगरानी में किसी भी हालत में उस लड़की का मृत शरीर उनके परिवारजनों को नहीं मिलना चाहिए। परिवारजन भिड़कते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, उनको एक सिक्चों के पीछे बंद कर दिया गया और मृत शरीर उनको देखने को भी नहीं दिया गया। और ले जाकर के खेतों में मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2 बजे जला करके पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को, पूरे विश्व के सामने शर्मसार होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह का यहाँ पर जो कानून चल रहा है, जो भी अपनी आवाज उठाता है उसको या तो मार दिया जाता है और या तो उसको उसका घर उजाड़ दिया जाता है, उसके फैक्ट्री उजाड़ दी जाती है, बुलडोजर जला दिए जाते हैं। इस तरीके से रोजाना ये हो रहा है। आज भी एक बार में देखा है ब्राह्मण समाज का व्यापारी उससे नाराज हो गए तो उसके बुलडोजर चला करके और उसके पूरा का पूरा फैक्ट्री उठाने का काम चल रहा है। तो इस तरह की सरकार जहां पर भी ब्राह्मण समाज को चुन चुन करके मारने का काम हो रहा हो, किस तरीके से 2017 में जब ये सरकार आई थी तभी इसने अपना आगाज दे दिया था जब 5 ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या रायबरेली में हो गई थी। और वो नौजवान लड़के थे, कहा गया वो तो माफिया थे, मंत्री ने कहा कि वो तो माफिया थे मीडिया के सामने जाकर के, और मार दिए गए। बहुत अच्छा हुआ, सरकार की पीठ थपथपा रहे थे कि ऐसे लोगों के साथ वैसे ही होना चाहिए। और उसके बाद हम उनके जब परिवार वालों के पास गए, उनके गांव गए, उनके घर गए, तो हमने सोचा तो बहुत बड़े माफिया हैं, इनके पास तो अपार संपत्ति होगी। घर के अंदर 10 बाई 10 की झोपड़ियां थी और सभी के पास, और वो कच्ची झोपड़ी, उस झोपड़ी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, उसमें भी आग लगवाने का काम किया। पुलिस की देखरेख में उसमें भी आग लगवाने का काम किया। इस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए कानपुर में, और कानपुर के पास एक जो किस्सा होता है उसमें उसको तो आप मार ही देते हैं, उसको तो आप पकड़ ले आए वहां से कि हम लेके आ रहे मंदिर से उठा करके गाड़ी घिसा गई और वो भागने की कोशिश कर रहा था, हमने गोली से उड़ा दिया। अरे उसको मार दिया था, उसके बाद बाकियों को मारने की क्या जरूरत थी? 17.5 साल के लड़के को, 17.5 साल के लड़के को आप हरियाणा से उठा लाए, दूर का रिश्तेदार था इसलिए उठा लाए, और उठा करके आपने फिर गाड़ी पलटाई इटावा के पास और फिर उसको बाहर निकला, उसको गोलियों से मार दिया।
कितने लोगों को मार दिया, उनको तो मारा ही मारा। आपने एक योजनाबद्ध तरीके से उसमें यह भी निर्देश दे दिया कि यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा मौका मिला है ब्राह्मणों को सबक सिखाने का, और इसलिए 100 अज्ञात ब्राह्मण रिपोर्ट में डाल दो ना, और जो मिलता जाए उसको उठा दो। जो भी मजबूत किस्म का ब्राह्मण हो कानपुर के इर्द गिर्द, चाहे वो इलावा हो, औरैया हो, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद हो, और उन्नाव हो, लखनऊ हो, जहां भी हो, आसपास फतेहपुर हो, उससे उठा लो और उठा करके उसको इसी में ठिकाने लगा दो। कितने लोग मार दिए गए, 50 से ज्यादा लोगों को जेलों के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। आज भी वो वहां पर बंद पड़े हुए हैं। 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग, उसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनको बंद कर रखा है। क्यों? कहते हैं ये सब भी उसमें उसी में नाम डालते जाओ, मजबूत किस्म के लोग थे। और इरादा क्या कि ब्राह्मण समाज को इतना डरा दो, इतना दहला दो कि वो उठने की हिम्मत न करे। अगर ऐसा नहीं होता तो लखनऊ में दिन दहाड़े वहां निर्मल तिवारी और विवेक तिवारी उसको रोक करके गाड़ी से गोली नहीं मारते, घर से उठा ले गए और ले जाकर के अपने माँ बाप का कोरोना में इलाज करा रहा था पांडे, उसको उठा ले गए और ले जाकर के उनको कंटोनमेंट में गोलियों से उड़ाने का काम कर दिया। 3 हत्याएं तो लखनऊ शहर में ब्राह्मण समाज की दिन दहाड़े गोली मार के कर दी गई, और सब उसी में नाम लिखा दिया कि ये सब भी उसी में थे। जबकि कलकत्ते और मुंबई में कुछ लोग रह रहे थे, उनको भी वहां से उठवा करके और उसी में नाम जब करके, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों को ठिकाने लगाना। किस तरीके से महोबा के व्यापारी ब्राह्मण समाज का था, उसके वो दब नहीं रहा था, इनसे डर नहीं रहा था, वो अपने समाज का काम करता जा रहा था, तो उसको पकड़ लिया, उसको गाड़ी में बैठा के ले गए और ले जाकर के उसके गोलियां मार दी। और जब मर गया, हल्ला हुआ लोग पूरे बुंदेलखंड में, तो कहा कि इसने तो आत्महत्या कर ली थी। ये बहुत परेशान था, इसने आत्महत्या कर ली। जब टेलीफोन की रिकॉर्डिंग सामने आ गई और उसमें आया कि आत्महत्या नहीं की, इसकी तो हत्या की गई, अधिकारी ने गोली मारी और मार के हत्या की, तो उससे कहा गया कि तुरंत तुम प्रदेश छोड़ दो, अब तो खुलासा हो गया और प्रदेश छोड़ के चले जाओ और आराम से बाहर जाके रहो, हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और आज साल भर होने को आ रहा है, कोई पता ठिकाना नहीं है, एक अधिकारी लापता है, लेकिन सरकार कहती है हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज की हत्या हुई है, और हत्या करने वाले वही के दिन का ये आज जिनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। जैसे उन्नाव में रेप होता है लड़की का, लेकिन एमएलए इनके चाहते थे तो उनको सुरक्षा दे दी गई। और उसी जगह कानपुर के कांड में देखिए, आपने इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को उठा लिया, लेकिन उसका क्या दोष था? जो 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे एक दिन पहले शादी होकर के आई थी, उसके पति को आपने उठा करके गोली मार दी, उसको तो आपने मार दिया, लेकिन उसको क्यों उठाने गया? 1930 तारीख को शादी हुई उसकी, 1 तारीख उसका पहला दिन था अपने घर में, उस दिन तो उसकी मेहंदी भी नहीं सूखी थी, आपने उसको उठवा लिया और 2 तारीख से लेकर के आप पहले तो उसको अज्ञात जगह में ले जाते रहे, उसके बाद 3 महीने जेल में रखा, और जब मालूम पड़ा कि ये तो अभी नाबालिग है, तब आपने उसको रिमांड होम में बाराबंकी में भेज दिया, जहां 48 लड़कियों के बीच में आपने उसको रखा। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई, रिपोर्ट आई कि वो मर सकती है और उसको बेल दे दी जाए, इस बात के लिए पैरोल मिल जाए, कम से कम इलाज करा दे। लेकिन लखनऊ से निर्देश हुआ, अगर मर जाती है तो मर जाने दो, लेकिन उसको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए और बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। जब ये लगा कि आपको बेल मिल जाएगी, क्योंकि ये तो नाबालिग है और इसको क्या, इसका दोष क्या है? खाली शादी होकर आई थी तो नहीं तो दोष है? तो एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई गई, क्योंकि कहा गया कि बेल नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया जेल अधीक्षिका से, और कहा गया कि उसने लिखा उसमें कि 48 लड़कियां जो यहाँ रहती हैं, उन्होंने लिखित कंप्लेंट दी है खुशी दुबे के नाम पे, और कहा है कि अगर ये छूट गई तो ये कहती है कि हमारी अगर बेल हो गई तो हम बाहर निकल करके एक बहुत बड़ी रोजान अपराधी बन जाएंगे, और इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, और इसी वजह से उसकी बेल खारिज भी करा दी। तो इतना तो एक लड़की के पीछे तो पड़े उसके साथ में उसके घर में जो काम करती थी एक महिला,
उसको भी उठा ले गए, उसको आपने जेल में रखा। उसके साथ साथ में छह साल की उसकी लड़की और 3 साल का उसका छोटा सा बच्चा, वो भी उसके साथ में जेल में। और आज साल भर हो गया, साल भर से ज्यादा हो गया, 1 साल 1.5 महीना हो गया, और वो तीनों वहीं पर जेल में सड़ रहे हैं। कहते हैं कि इनको इसी में समाना है, और इन बच्चों को और इतनी धाराएं लगा दी है, कहा कि ये बाहर नहीं निकलने चाहिए और इसी में इनको बड़े हो जाने दो, इनको वयस्क होने दो जेल के अंदर, इतने साल इनको जेल में रखो। ऐसी सोच इनकी है, और इनको वोट देने का काम आप लोगों ने किया। हम लोगों का दोष भी है, ब्राह्मण समाज के लोगों का भी है। ब्राह्मण के समाज के लोग भूल गए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनका उत्पीड़न किया था, किस तरह से उनको ऊपर ला करके मान सम्मान स्वाभिमान उनका बढ़ाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो बहक गए, और बहकावे में किस चीज में बहक गए? वो धर्म के नाम पे बहक गए, वो नाम के नाम पे लोगों को बहकाने का काम किया इन लोगों ने। झूठे बातें करके, जैसे झूठे सपने दे करके पूरे देश को, पूरे प्रदेश के लोगों को बहकाने का काम किया। कहा कि इन नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। आप हमारा पूरे प्रदेश, पूरे देश का नौजवान खुश हो गया, बेरोजगार है, घूम रहा है। उसमें चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे अन्य समाज के हो, कि 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली हर साल। 5 साल की सरकार रहेगी तो 10 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। और इन्होंने क्या किया? हर साल 1.5 से 2 करोड़ नौकरियां खत्म करने का काम किया। देने का तो काम नहीं किया, खत्म करने का काम किया। बहन मायावती जी की तरह नहीं, वो कुछ कह करके नहीं आएंगी, आते ही। लेकिन उन्होंने अपर कास्ट समाज के ऊपर जो नौकरियों पर रोक लगा हुआ था, उसको हटा करके उन्होंने तुरंत नौकरियां भरने का काम तो यही किया। और अपनी सरकार के रहते हुए 23,60,000 नौकरियां उन्होंने नई सृजित करके और सब समाज को उन्होंने देने का काम किया था। इनकी तरह सबकी काम नहीं, और जितनी भी पुरानी वैकेंसीज थी उनको भरने का काम किया। लेकिन ये जो कहते हैं कि हमने तो वादा किया था, इस वादे को आप उसी तरह से समझ लीजिए, एक जुमला, जैसे हमने कहा था कि 15 लाख हर एक के खाते में पहुंच जाएंगे। और हम आपसे अभी भी कहते हैं कि जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, PhD डिग्री होल्डर है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट में भी कहा और बाहर भी कहा, उनके मंत्री ने कहा कि हम कहते हैं कि अपना व्यापार कर लें। और कैसे, कौन सा व्यापार करें? कहते हैं पकौड़ा बेचने का काम करें। ये पढ़े लिखे हैं, ये ज्यादा अच्छा पकौड़ा बेचेंगे, और इनको पकौड़ा बेचना चाहिए। इसी के लिए आपको उन्होंने वोट दिया था। पकौड़ा बेचना हम लोग कोई खराब बात नहीं मानते। हमारी तो पार्टी गरीबों की पार्टी, सबके लिए लड़ती है, उनके लिए, हित के लिए, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन आप तो वादा करके आए थे, आप तो कह के आए थे PhD होल्डर हो तुम, हम तुमको नौकरी देंगे, तो ये है नौकरी। तो इस तरह के झूठे वादे 1-2 नहीं, इन्होंने तो छड़ी लगा दी थी झूठे वादों की। गैस की सब्सिडी, आज महिलाएं रो रही, अपने घर में चूल्हा फिर से घूम रही है। 200 रुपए का जो सिलेंडर था वो 1200-1300 पहुंच गया। जो 60 रुपए का पेट्रोल था 110 पे पहुंचाने का काम कर दिया उन्होंने। महिला सुरक्षा के नाम पे और कितने एडवर्टीजमेंट निकाले, और महिलाओं की सुरक्षा क्या दी है कि हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है। इस तरह की सुरक्षा देने का काम किया। इन्होंने जितने भी वादे किए वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए किए। और जैसे ही सरकार बन गई तो नोटबंदी जारी कर दी और GST लगा दिया। जितने कारखाने थे छोटे बड़े, वो धीरे धीरे करके सब बंद हो गए। नोएडा में आपको मालूम है कितने लोग बेरोजगार हो गए, कैसे बेरोजगारी बढ़ी पूरे देश में। इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, लेकिन वो तो अभी भी अपनी पीठ ठोकते हैं और कहते हैं कि ये लोग जाएंगे कहां। इनको तो हमारे पास आ रही है। ब्राह्मण समाज खासतौर से धर्म के नाम पे बह गया। उन्होंने कहा कि हम तो राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, आपको हमारे साथ में आना चाहिए। हम अयोध्या चले गए 23 जुलाई को हमने अपना अब की बार का कार्यक्रम अयोध्या से शुरू किया। और इसीलिए अयोध्या गए, हमने कहा जरा देखें तो जाके, जिस अयोध्या के नाम पे, जिस मंदिर के नाम पे 1993 से ये रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा कर चुके हैं।
देश और विदेश से इकट्ठा कर चुके हैं, सबसे चंदा लेने करके रखे हैं, उस रुपए का इस्तेमाल किया होगा। अब तो वहां बहुत बड़ा एक मंदिर बन गया होगा। हम दर्शन करने गए तो वहां पर पूरा मंदिर है और ना कुछ कार्य हो रहा है। अयोध्या नगरी का तो हाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश की कोई सबसे खराब नगरी ढूंढ लीजिए, शहर ढूंढ लीजिए और उसको देख लीजिए और फिर अयोध्या चले जाइए तो उस शहर का हाल उससे ज्यादा बेहाल आपको मिलेगा। जो कुछ भी मिला वहां पर देखने को, वो खाली सरयू नदी की घाट में जो घाट बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनवा दिए गए थे, बस वही देखने को मिलता, जहां ये जा करके और 250 करोड़ रुपए लगा करके दीपक जलाने को, चाइना से ला करके दीपक जलाने का काम करते हैं। देश का दीपक नहीं जलाते, ये चाइना से मंगाते हैं और 250 करोड़ रुपए का दीपक जला करके वहां दिखाने का काम करते हैं कि अयोध्या को हमने कैसा कर दिया। वहां पर अयोध्या में हमको रोकने की कोशिश की गई। ये हुआ प्रश्न किया गया कि आप मंदिर क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह वहां पर लगा दिए। इतने लोगों ने पूछ डाला वहां पर, जैसे कि दर्शन करके निकले कि पहले ये जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाले पूछ रहे हैं कि सतीश मिश्रा यहाँ पर अयोध्या में क्या कर रहे हैं और दर्शन क्यों करने आए। अजीब सा सवाल, ऐसा सवाल कि वो भी हमसे कर रहे हैं। अरे हम तो रोजाना अपने घर में जब निकलते हैं पहले पूजा पाठ करते हैं तब निकलते हैं। हम तो ब्राह्मण समाज में जन्मे हुए व्यक्ति हैं। हमारे तो जब तक जनेऊ और उपनयन संस्कार हुआ था तब तक तो इतने संस्कार डाल दिए जाते हैं कि ये सारी स्तुतियां सारा, और चाहे भगवान श्री राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा जी हो, हनुमान जी हो, चाहे शिव महादेव हो, उन सभी स्तुतियां याद करा दिया। और वो तो गायत्री मंत्र खाली जब उपनयन संस्कार होता है सब ब्राह्मण समाज के लोग जानते हैं तब दिया जाता है, लेकिन उसके हम लोगों को तो ये शुरू से बता दिया गया है और डाल दिया गया संस्कारों में कि घर से निकलोगे उसके पहले अपना स्नान करने के बाद पूजन करोगे, तब घर से बाहर निकलोगे, कदम रखोगे। तो अगर हम दर्शन करने आ गए तो इसमें हमने कौन सा अपराध कर दिया? क्या ये भगवान श्री राम के ठेकेदार बन गए या इन्होंने ठेका ले लिया? और ठेका इस बात का कि जिसको चाहेंगे वही आएगा देखने के लिए, या इनको ये डर था कि हम वहां गए हैं तो इनकी असलियत खुल जाएगी सामने, इनका हिसाब किताब मांगने लगेंगे लोग। आज ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में नहीं देश में, हमारे पास हर प्रदेश से फोन आ रहा है ब्राह्मण समाज के लोगों कि हम लोग भी पूछना चाहते हैं, इससे प्रश्न कर रहे हैं, आपकी तरह हम भी कर रहे हैं कि भाई जो ये लाखों करोड़ रुपया कमाया था, कमाया इससे कहते हैं कि आपने अपने पास रख लिया, कहां ले गए आपके, किस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? और अगर आपके पास ये रुपया है तो जब आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया तो उस निर्णय के उपरांत फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप दोबारा से लोगों के बीच में झोला लेके पहुंच गए और कह रहे हैं हमको रुपया दे दो। हर एक घर में जाकर के आप चंदा मांग रहे हैं, हर दुकान में जाकर चंदा मांग रहे हैं, हर उद्योगपति से चंदा मांग रहे हैं, किस बात का कि हमको तो रामलला का मंदिर बनाना है। तो पहले वाला रुपया कहां गया? 10,000 करोड़ से ज्यादा एक साल में आपने फिर इकट्ठा कर लिया, कहां ले जा रहे हैं? या तो आप कह दीजिए कि हम हिसाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इस रुपए का इस्तेमाल तो हम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, हम अपनी संस्थाओं के लिए कर रहे हैं। हम जो अभी चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, जो हर मोहल्ले मोहल्ले में हमारी गाड़ी दिखेगी, एक वैन चलेगी, हर जिले में 100 वैन चलाएंगे, 100 हेलीकॉप्टर उतारेंगे पूरे प्रदेश में, प्लेन उतारेंगे, तो हम उसमें कहां से खर्चा करेंगे? कैसे लोगों को जाके फिर से बेवकूफ बनाने का काम करेंगे? तो हमें तो रुपया उसके लिए चाहिए। तो ये कहें कि हमने इस रुपये को इसमें इस्तेमाल किया है और इससे हम आपसे चंदा बार बार मांगते ही रहेंगे, राम के नाम पे मांगते रहेंगे, लेकिन राम का मंदिर नहीं बनाएंगे। मंदिर तो छोड़िए, अभी तो वहां नींव खोदना भी शुरू नहीं हुई है, नींव पढ़ने की बात को भूल जाएगी। भूमि पूजन के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, पूरे देश प्रदेश में सब जगह दिखाया गया भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन वहां वास्तव में भूमि पूजन तो हुआ ही नहीं। भूमि पूजन कहां हुआ? वहां तो 5 ईंटों का पूजन हुआ, ईंट पूजन हुआ है और ईंट पूजन करके उन ईंटों को ले जा करके कहीं रख दिया गया है। भूमि पूजन नहीं हुआ, वरना ना ही नींव पूजन हुआ है। तो इसलिए जब हम वहां पर गए तो इनको एतराज हुआ
और इनका ये असली मुखौटा सामने आया। हम लोग इनकी तरह से नहीं है। हम लोग धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम लोग झूठ के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम लोग करके दिखाते हैं। हम लोगों ने वृंदावन करीब में है, यहां से तो आपको 1 घंटा लगता है वृंदावन जाने में। जो एक्सप्रेस वे है वो बहन मायावती जी की बनाई हुई लेन है, उसी से लोग जाते हैं वृंदावन। 1 घंटे में पहुंच जाते हैं लोग जा करके। और वृंदावन आप सब में से कोई ना कोई ज्यादा सब लोग गए होंगे। देखिए वहां किस तरह का हम लोगों ने विकास किया था। बहन मायावती जी की सरकार ने हल्ला नहीं बोला था मीडिया में जाकर के हम ये कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन का पूरा स्वरूप बदलने का काम किया था, समग्र विकास करने का काम किया था। वहां 550 करोड़ रुपए लगा करके मैं स्वयं जिम्मेदार था, वृंदावन की जिम्मेदारी मुझको दी गई थी। वहां पर जब मैं गया तो मैंने देखा, लोगों से बातचीत की, वृंदावन वासियों से कि क्या क्या आपके पास कमी है। बोले क्या है ये पूछिए पहले, है ही नहीं कुछ तो हम क्या बताएं क्या कमी है। यहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, यहाँ वाटर लाइन नहीं है, यहाँ 2 घंटे की बिजली आती है, बिजली घर नहीं है, यहाँ बस अड्डा नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं पूरे देश से, यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल नहीं है, इलाज नहीं हो पाता है। यहाँ पर विधवा आश्रम नहीं है। यहाँ मेले के लिए दौड़ रहे हैं हम लोग तीसियों साल से, और गोवर्धन मेला के लिए वो मेला नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो इतनी, ये तो कुछ चीजें, इतनी चीजें बता दी गई, लेकिन हमने भी तय कर रखा था कि वृंदावन को समग्र विकास करके छोड़ेंगे, उसके पहले नहीं छोड़ेंगे। सीवर लाइन डलवाई, वाटर लाइन डलवाई, पूरी परिक्रमा यहाँ से लेके गोवर्धन तक की सड़कें बनवाई, कच्ची पक्की फुटपाथ सब। उसके बाद वहां पर बस अड्डा दिया, वहां पर 100 बेड का हॉस्पिटल, आधुनिक हॉस्पिटल जैसे यहाँ पर दिया वैसे वहां पर भी देने का काम किया, और वहां पर विधवा आश्रम भी देने का काम किया, बिजली घर बनाने का काम किया, हर तरह का विकास करने का काम किया, जो आज भी दिखता है। वो बात दूसरी है कि 10 साल से वहां कोई देख रेख नहीं हो रही है। वहां के कोई उसके बाद जो हम लोगों ने काम कर दिया था, वो काम के बाद उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। पर क्योंकि बहन मायावती जी की सरकार में काम हुआ था, तो वहां सरकार उस तरह से काम नहीं करती है कि 1 साल के लिए सड़क बनाई और 6 महीने बाद फिर सड़क टूट गई। आज हम लोगों ने जो कार्य किया था, ये सोच के किया था कि आगे पता नहीं कौन आएगा और इसको दोबारा से कब करेगा कि नहीं करेगा देखभाल, तो 50 वर्षों तक जरूरत ना पड़े इसकी देख रेख की, इस तरह का कार्य करके हम लोगों ने आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं किसने देखा है वो जा करके देखे। हम लोगों ने विठूर, जहां सीता वहां से वहीं पर रहेंगी, लवकुश रहते, वाल्मीकि आश्रम, महेश वाल्मीकि आश्रम वहीं पर है जहां पर वो रहेंगे, तो उसको भी हम लोगों ने समग्र विकास करके, ये लोग सीता मैया का नाम नहीं लेते। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी वालों को अब ध्यान से सुना करिएगा, वो उनका नाम नहीं लेते, ना अपने नारों में लेते हैं, ना वो ऐसे लेते हैं। वो हम लोग जो बचपन से करते थे, जो भी मिलता था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, आपस में जब मिलते थे तो सीता कहते थे। लेकिन अब सीता को हटा दिया इन्होंने, अब खाली इन्होंने राम को रखने का काम किया है, और राम को और सीता का नाम नहीं लेते। तो इसलिए हम लोगों ने, लेकिन अपनी सरकार में वहां पर भी जाके समग्र विकास किया। वाराणसी में जितने फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, वो फ्लाईओवर हम लोगों ने बनाने का काम किया। वाराणसी की 80 घाट, उसका पूरा रूप बदलने का काम बहन मायावती जी की सरकार में हुआ था, और सीवर लाइन जो तो सबसे बड़ी सीवर लाइन थी इस देश की, उसको बनाने का काम भी बहन मायावती जी ने वाराणसी में किया था, जिससे कि गंगा मां में जो पानी गिरता है वो नालों का पानी साफ सुथरा गिरे। लेकिन आज सीवर लाइन भी उसकी मेंटेनेंस न होने की वजह से वो भी सब कचरा सीधे गंगा नदी में गिरता है। तो ये वो पार्टी है जो धर्म के नाम पे, झूठे वादों के नाम पे, समाजवादी पार्टी की तरह आप लोगों को आतंकित करने का काम करती है, आप लोगों को दबाने का काम करती है, ये सब समाज को परेशान करने का काम करते हैं। कोई भी सुखी हो, कोई भी इनकी सरकार में ये कह दे, कोई मजदूर लोग कह दे कारखाने बंद हैं हम सुखी हैं, किसान आज भी रो रहा है और दुखी हो रहा है। किसान जो है अपने 3 कानून आपने उनके लिए बना दिए, ऐसे कानून बना दिए जिससे भी उनका पूरा का पूरा जमीन जो है वो भी हमेशा के लिए चली जाए। इस तरह का उन्होंने वहां पर ऐसे कानून बनाए
जो कि जिसके तहत में ठेके में जमीन है उनको मजबूरन ठेके में देनी पड़ेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जिनके हाथों में इन्होंने इस देश की पूरी संपदा बेचने का काम कर दिया, चाहे बैंक हो, चाहे LIC हो, चाहे एयर इंडिया हो, और चाहे वो जितने पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन हो, ऑयल इंडिया हो, सारी चीजें एक एक कर, बिजली घर हो, बिजली सप्लाई का काम सब दे दिया। लेकिन जमीन बची थी तो उन्होंने कहा हमें जमीन भी चाहिए, उसके एवज में जितना चाहिए अपने पार्टी फंड में ले ली। उसके बाद इन्होंने ये 3 कानून बनाने का काम किया, जिसमें कि ठेके में जमीन पहले मजबूरन देनी पड़ेगी, उसके साल 2 साल 3 साल बाद जब उसकी फसल का पैसा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कभी कह देंगे पानी बरस गया, कभी कह देंगे बाढ़ आ गई, कभी कह देंगे सूखा आ गया, कभी बीज खराब था, कभी आपने जो बीजा जो जिसे बोया है वो ठीक नहीं बोया, इसलिए हम आपको फसल नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते। उसके बाद आप जीवन भर मुकदमा लड़ते रहिए और किसान मुकदमा लड़ता रहेगा। ये वो सरकार है। जब हम लोग कोई कार्य करते थे, हम लोग कोई अच्छा काम करने चलते थे, तो ये लोग अदालतों में जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, लोगों को भगाने का काम करते थे और कहते थे कि ये काम नहीं होना चाहिए। और उसका एक उदाहरण तो आपके ही क्षेत्र का है, जेवर एयरपोर्ट का। जेवर एयरपोर्ट किसकी देन है? जेवर एयरपोर्ट बहन मायावती जी ने बनाने की योजना बनाई, तो पूरे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, धरना प्रदर्शन ये सब करने लगे और कहा कि जेवर में एयरपोर्ट नहीं बन सकता। और उसके बाद अब कहते हैं कि जेवर में एयरपोर्ट बनना चाहिए और जेवर में एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो सारा कार्य तो हम लोगों की सरकार में हुआ था, खाली अब कह रहे थे हम बनाने का काम करेंगे, लेकिन अब वो समय भी निकल गया। जैसे कि फिल्म सिटी बनाने के नाम पे इन्होंने अरबों रुपए वहां पर किसानों की जमीनों पे कब्जा किया है और अरबों रुपए की लेन देन हो रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है। इसी तरीके से इन्होंने जब बहन मायावती सरकार थी तो आपके यहाँ फिल्म सिटी बनी है, उन्होंने बनाकर सेक्टर 16 में दिखा दिया था। ये आज तक बनाने का काम कर रहे हैं, अभी शुरुआत भी नहीं कर पाए हैं। जेवर एयरपोर्ट भी अंततः बहन मायावती जी की सरकार में बनने जा रहा है। और इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है, सब समाज से अनुरोध है कि आप याद करिए, सब समाज के लोग याद करें कि उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो एक भी दंगा नहीं, एक भी फसाद नहीं, सब भाईचारा बना के रह रहे थे। सब समाज के लोग, सब जाति और धर्म के लोग एक साथ भाईचारा बना के रह रहे थे और कोई झगड़ा फसाद नहीं था। लेकिन जैसे ही बहन मायावती जी की सरकार जाती है, ये सब कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, चाहे दंगे हो, चाहे फसाद हो। और ये सभी जानते हैं कि दंगा और फसाद ये होता नहीं है, ये तो कराया जाता है। और ये राजनीतिक पार्टियां इसमें महारत रखती हैं, क्योंकि वोट के लिए रखती हैं। लेकिन अब लोग जाग गए हैं और जाग नहीं जाएंगे तो उनको बहुत पछताना पड़ेगा। हमारा ब्राह्मण समाज के लोगों से खास तौर से यह अनुरोध है कि आप इनके झूठे मुखौटे के पीछे मत जाइए, उस मुखौटे को हटाइए और उसके अंदर जो असली चेहरा है वो देखिए। किस तरह से मंदिरों में हमलावर हो रहे हैं, किस तरह से मंदिरों में कब्जा कर रहे हैं एक एक करके। मठ से लोगों को निकाल दिया है कि जहां जहां ब्राह्मण समाज के लोग मंदिरों में बैठे हैं वहां पर चले जाओ और मंदिरों में धीरे धीरे कब्जा कर लो, मंदिरों को अक्वायर कर लो और इनको धीरे धीरे बाहर कर दो। किस तरह से संस्कृत के स्कूल जहां वेद पाठ पढ़ाए जाते हैं, सरकारी 1500 स्कूल थे, उनको बंद करा के और धीरे धीरे आधे में लाने का काम कर दिया है और उसको भी धीरे से बंद करने जा रहे हैं। जब संस्कृत के स्कूल ही नहीं होंगे, जब टीचर की ड्यूटी ही नहीं करेंगे तो पढ़ने वाले कहाँ होंगे? जब पढ़ने वाले नहीं होंगे तो वेद और पुराण कौन पढ़ाएगा? और जब ये नहीं पढ़े जाएंगे तो आगे चल करके इस देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी, सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। इनकी इस तरह की योजना बद तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से स्कूल के टीचर और अध्यापक परेशान घूम रहे हैं, किस तरह से वो अपने को नौकरी के लिए जब जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता है उनकी बात समझने के लिए। किस तरह से उत्तर प्रदेश में ठेकेदारी में काम चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जहां नौकरियां सरकारी हो सकती थी वो सब ठेकेदारों को दे दी गई कि अपने अपने आदमी रखो और नौकरियां नहीं देना पड़े, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे अथॉरिटी हो, सभी जगह ठेके में काम होना चाहिए, नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए। तो ये नौजवान लोग आखिर कहां जाएंगे? ये कहां नौकरी करेंगे?
कैसे अपनी जीविका चलाएंगे, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और जब आप सोचेंगे तो आपको फिर से बहन मायावती जी याद आएंगी और उनका शासनकाल याद आएगा, और दोबारा से एक बार आप बहन मायावती जी को सरकार में लाने की योजना अपने आप बनाने लगेंगे। मेरा आपसे इन सब बातों को कहते हुए यह अनुरोध है कि इन बातों को आप अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने परिवार में ले जाइए, गांव में ले जाइए। नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो अब भटकना बंद कर दें, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में आकर के अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपना अगला भविष्य सुधारने के लिए बहुत आपने इनके आगे पीछे घूम करके और बेइज्जत होके देख लिया। अब आइए सामने और निकल के आइए और आपको बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करिए। और हम आपको ये वादा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब आएगी तो हमारे नौजवानों को सड़कों में भटकना नहीं पड़ेगा, उनको अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए उनके तरीके निकाले जाएंगे। उन्हीं के साथ बैठ करके चर्चा करके उनके भविष्य के बारे में, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो, चाहे वो अन्य समाज के लोग हो, उन सबके लिए हम लोग तौर तरीके निकाल करके और उनको सम्मानजनक एक ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए हम लोग देने का काम करेंगे जिसमें उनको अपमानित न होना पड़े। और इसीलिए आपसे मैं अपनी ये बातें कहते हुए पुनः अनुरोध करते हुए कि इन बातों को गांव-गांव में, घर-घर में पहुंचाइए, और खास तौर में जहां की झोपड़ियां हैं उनमें भी जाकर के बताने का काम करिए। उन झोपड़ियों में उनको ये भी मालूम होना चाहिए, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये लोग जो है जब वोट आने, जब इलेक्शन आता है तो ये झोपड़ियों में चले जाते हैं, झोपड़ियों में खाना खाने जाते हैं, ये झोपड़ियों में अपना खाना लेकर के जाते हैं, वहां खाना खाने जाते हैं और दिखाने के लिए मीडिया को लेकर साथ जाते हैं। लेकिन बहन मायावती जी ऐसा नहीं करती, वो झोपड़ियों में नहीं जाती क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरा है। वो झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनको झोपड़ी से बाहर निकाल करके और दो कमरे के पक्के मकानों में ले जाने की योजना बनाई है और उन्होंने एक कर दिखाया। 20 लाख से ज्यादा जो झोपड़पट्टियों में लोग रहे थे उनको घर से, झोपड़ियों से निकाल करके उन्होंने पक्के मकानों में, मुफ्त मकानों में रखने का काम किया। और जो 1 लाख से ज्यादा 2 कमरे के मकान उस समय मानव काशी गांधी योजना के नाम से बन रहे थे, उसको समाजवादी पार्टी ने आकर रोकने का काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया। वरना अगर 5 साल सरकार हमारी रहे होती उस समय तो इस प्रदेश में कोई झोपड़पट्टी में मिलता नहीं। और ये लोग जो पार्टियां हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए उनकी झोपड़ियों में जा करके और नाटक करने का इनको मौका नहीं मिलता। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पूरी ताकत झोंकिए, अपनी बात सब समाज को साथ में लीजिए, भाईचारा बनाइए और भाईचारा बना करके अपनी बात 2022 में आप हम लोगों के हाथ इतने मजबूत करिए कि अपनी बात हम लोग 5वीं बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके और इस प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित कर सके और सबको सुखचैन से रहने का मौका मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।